कई बार मेरी पिटाई भी हुई है इस चीज़ को लेकर के कि लोग तुमको गाली दे रहे हैं, लोग ऐसा ऐसा कमेंट लिख रहे हैं और तुम गाना गा रही हो, ये सब काम नहीं करना है। भैया ने एक टाइम पे मुझे ये कहा कि तुम कटोरा लेकर के भीख मांगोगी, तुम कुछ नहीं करने वाली हो। मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था कि मार खाऊं, जुत्ता खाऊं, घर में जो भी हो, मेरा गाना अपलोड होते रहना चाहिए। जिनको ये लगता होगा कि भोजपुरी में अश्लील गीत नहीं गाएंगे तो हम हिट ही नहीं हो पाएंगे, लोग हमें पहचान ही नहीं पाएंगे, तो मैं उनको बता दूं कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे ना आइले हो। कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे ना आइले हो। दिल्ली सहरिया में पिया के नौकरिया, भोरे ले सांझ होई गईले हमार पिया घरे ना आइले हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। पूरा नाम मेरा नेहा सिंह राठौर है। शायद आप लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे देखा होगा या नहीं भी देखा होगा। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार के एक छोटे से जिले कैमूर भभुआ जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं जिस समाज से आती हूँ, मैं जिस गांव से आती हूँ, वहाँ से लेकर यहाँ तक आने का जो सफ़र रहा है वो काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा है। तो हुआ यूं कि 2018 में ग्रेजुएशन के बाद घर वालों ने कह दिया, जो हमारे यहाँ होता है कि चलो भैया ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड कर लो। और बीएड करने का मतलब बहुत वो नहीं होता है कि आप पढ़ लिख करके बहुत आपको आगे जाना है। वो होता है कि चलो ग्रेजुएट हो गई है, बीएड कर लेगी तो बिया हुआ करने में आसानी रहेगा। अब भैया मेरे को बीएड करना नहीं था, मुझे गाना गाना था, तो मैंने भैया को बोला कि मैं तो गाना गाऊंगी। तो भैया ने बोला कि गाने वाने का कोई करियर नहीं है, सीखी तो हो नहीं। मैंने कहा तो फिर मैं सीख लेती हूँ। तो बड़ा मैं घर में लड़ झगड़ के मैं कोलकाता गई कि मैं सीखूंगी। अच्छा, मैं जब वहाँ गई तो वहाँ पे मेरे सामने एक अलग ही चैलेंज आ गया। अब जो गुरुजी थे वो प्रॉपर बंगाली थे और मैं उनसे कह रही थी कि मुझे भोजपुरी का लोकगीत सीखना है, हारमोनियम सीखना है। तो वो मुझे बहुत कम भाव देते थे क्योंकि बंगाली बच्चों को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे, मुझे सबसे पीछे रखते थे। अच्छा, हमारे यहाँ बिहार में एक चीज़ है कि अगर कोई लड़का बाल वाल बढ़ा करके रखता है तो हमारे यहाँ बड़ा अलग नज़र से उसको देखा जाता है। और वो जो बंगाली गुरुजी थे वो बाल बढ़ाते थे मतलब बाल बढ़ाए हुए थे, पूरा चोटी वोटी बांध के आते थे। और मुझे उनके लुक को देख करके बड़ी हंसी आती थी। और जैसे वो सुर छेड़ते सारेगामापा तो मैं हंसना शुरू कर देती थी। मैं कहती थी यार ये व्याकरण मुझे नहीं सीखना है, मतलब, या फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो सीख रहे हैं वो गलत है, शायद ये मेरे लिए नहीं था। तो 2-4 महीनों में वापस मैं बिहार आ गई। 2019 आ गया था और भैया को ये समझ में आने लग गया था कि ये कर कुछ नहीं रही, केवल गोल गोल घुमा रही है हमें। तो मैं जब पहली बार कोलकाता से गांव आई, अच्छा यहाँ से शुरू होता है मेरे गायकी वाला जो चीज है। गांव आई तो मैंने देखा एक हमारे यहाँ रोड है जो बहुत गंदा रहता है। गंदा मतलब जिनके घरों में शौचालय है वो भी जाकर के रोड पे ही शौच कर रहे हैं। तो मुझे वो चीज बड़ा फूहड़ लगा। तो मैंने सोचा पता नहीं, अब वो पहला गाना मैंने जो लिखा, हमरा प्रेम के निशानी दिखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना, मुझे नहीं पता कि वो पहले से मेरे अंदर था कि क्या था। बस एक दिन अचानक से ऐसे मैं बैठी हुई थी और गाना मैंने लिख दिया। गाना लिख करके गा दिया। तो मेरे पास फेसबुक प्रोफाइल था, कोई पेज नहीं था, कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, कोई ट्विटर अकाउंट, ये सारी चीजें नहीं थी। इनफैक्ट मैंने 2018 में फेसबुक भी ज्वाइन किया था, अक्टूबर महीने में। मैं बहुत बाद में सोशल मीडिया पे आई हूँ। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, सोशल मीडिया जो है मेरे लिए वरदान हो सकता है। तो मैंने वो गीत लिखा और अपलोड किया और मैंने एक चीज देखा कि रातों रात उसके 27 के शेयर हो चुके हैं। मतलब प्रोफाइल पे शेयर होना इतना ज्यादा, ये बड़ी बात होती है। पेज वगैरह पे तो चलो ठीक है। तो जब जहाँ पे पहले मुझे 50 लाइक या 25 लाइक्स ऐसे करके आते थे, 2-4 कमेंट्स आते थे, अब वहाँ पे 35 के कमेंट्स पड़े हुए हैं, 27 के शेयर, तो मुझे लगा मेरा प्रोफाइल जो है वो हैक हो गया है। लेकिन लोगों ने बताया कि हैक नहीं हुआ, तुम्हारा गाना वायरल हो गया है। तो लोगों ने बताया कि तुम तो अच्छा लिख रही हो, अच्छा गा रही हो, तुम्हें आगे इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेरा मन बढ़ गया। मैंने कहा तो और आगे आप लोगों को झेलना होगा, अब आगे भी मैं सामाजिक मुद्दों पे गीत लिखती और गाती रहूंगी। लेकिन जितना आसान मैं इसे समझ रही थी वो इतना आसान था नहीं। मेरे घर पे लोग फेसबुक पे जो कमेंट पढ़ते थे तो हर बार हमें क्या बोलते हैं, सिर्फ प्यारी प्यारी अच्छे अच्छे कमेंट्स ही नहीं मिलते थे, कई बार हमें गालियां भी पड़ती थी। अच्छा, अगर हम सामाजिक इशू की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, तो कई तरह के लोग हैं जिनको लगता है कि बेरोजगारी देश में है ही नहीं,
तो क्यों आप बेरोजगारी के गीत गा रहे हैं? कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है महंगाई देश में है ही नहीं, तो महंगाई के गीत क्यों गाया जाए? जबकि मैं जहाँ से आती हूँ मैंने देखा है जीविकोपार्जन का साधन जहाँ पे लोगों का गाय दूध बेच करके जीविकोपार्जन का जिनका साधन है, तो उनके लिए तो है ना जी बेरोजगारी, वो क्या कर रहा है आदमी? तो इन चीज़ों पे मैंने गीत गाना शुरू किया, चाहे महिलाओं को लेकर के गाँव घरों में जो भेदभाव है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेरे साथ हुआ। मेरे घर में ये रहा कि मम्मी हमेशा से भैया को बाहर जाने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला, मोबाइल तक रखने का मौका उन्हीं को मिला, मुझे नहीं मिला, लास्ट तक नहीं मिला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब तुम्हारे पास मोबाइल था नहीं तो तुमने गाने की शुरुआत कैसे की? तो मैं आपको बता दूँ कि भैया ने एक नया टैबलेट लिया और अपने पिछले पुराने फ़ोन को ऐसे फेंका रहता था उसके पूरे घर में। उसको मैंने उठाया जो कि आधा टूटा-ऊटा सा था, मुझे लेकिन फ़ोन नहीं दिया मेरे घरवालों ने और बिहार के जिस गाँव से आती हूँ, जिस घर से आती हूँ, वहाँ पे ये समझा जाता है कि लड़की अगर मोबाइल रखेगी तो वो बिगड़ जाएगी। वहाँ पे यही होता है कि लड़की अगर मोबाइल रखती है, तो ये ज़रूर कुछ कांड ही करेगी, किसी लड़के के साथ अफ़ेयर कर लेगी, वो कुछ और क्रिएटिव नहीं कर सकती है। ये सच्चाई है, शायद आप लोगों को हैरानी होती होगी कि क्या ऐसा हो सकता है? तो जी हाँ, ये मेरे साथ हुई कहानी है। भैया के मैंने टूटे हुए फ़ोन से गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया। अच्छा, उसमें भी प्रॉब्लम आती थी, मम्मी अगर सुन लें, अब गाना गाओगे तो मन से गाओगे, ज़ोर से गाओगे, मम्मी कहीं सुन लें तो आ जाती थी। कई बार मेरी पिटाई भी हुई है इस चीज़ को लेकर के कि लोग तुमको गाली दे रहे हैं, लोग ऐसा-ऐसा कमेंट लिख रहे हैं और तुम गाना गा रही हो, ये सब काम नहीं करना है, पढ़ाई-वढ़ाई करो। मैंने कहा पढ़ाई तो नहीं करेंगे, गाएँगे तो गाना ही। मेरे भैया ने एक टाइम था, ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, भैया भी इंटरव्यू देखेगा तो कहेगा कि मैं शायद उसको ऐसे क्यों बोल रही हूँ, पर ये सच है। मैं आप सबको बता दूँ कि भैया ने एक टाइम पे मुझे ये कहा कि तुम कटोरा लेकर के भीख माँगोगी, तुम कुछ नहीं करने वाली हो। ये एकदम सच्चाई है। मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा है ये कहते हुए कि मेरा भैया देखेगा, आज भी मैं डर रही हूँ, अब समझिए कि भैया देखेगा तो कहीं ये ना कह दे कि तुम ये बात जा कर के बोल आई। पर उसने बोला मुझे कि तुम कुछ नहीं करने वाली हो, तुम्हारे जैसे हरकतें हैं ना, तुम कटोरा लेकर के भीख माँगोगी। मैं रोती रही, मैं 2-4 दिन तक लगातार रोती रही कि भाई करना तो मुझे कुछ अब बड़ा है, क्योंकि कटोरा लेके भीख तो हम नहीं माँगेंगे, इतना मुझे भी पता है। तो मैंने एक्चुअली घर से भागने का प्लान बनाया कि मैं अब घर में ही नहीं रहूँगी, जिस घर में मेरी कदर नहीं है, मेरा रिस्पेक्ट नहीं है, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। तब तक 2020 आ गया था, कोरोना भी आ गया था। अच्छा, कोरोना जब आ गया था, तो हमारे गाँव में एक नई तरह की अफ़वाह, मैंने बताया ना कि मैं एक ऐसे गाँव से आती हूँ, जहाँ पे तरह-तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो एक चाची हैं, उन्होंने ये अफ़वाह उड़ा दिया कि कोरोना जो है, वो मोदी जी छोड़े हैं लोगों को मारने के लिए। मैंने कहा अच्छा ये चल रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं, क्योंकि मैं जन जागरूकता के गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ, तो उस टाइम पे ख़ैर नहीं गाती लिखती थी, लेकिन शुरुआत तो वहीं से हुई थी। तो मैंने एक गीत लिखा कि धधकेला सगरी नगरिया हो कोरोना महामार हो गई। एक लाइन में सुना देती हूँ आप लोगों को। धधकेला सगरी नगरिया हो कोरोना महामार हो गइल। धधकेला सगरी नगरिया हो कोरोना महामार हो गइल। ऐसे करके गीत था। उस गीत को गाने का पर्पज़ ही ये था कि लोग समझें कि कोरोना जो है वो कोई कीटाणु, जीवाणु टाइप का नहीं है या फिर कोई कीट-पतंग नहीं है जो छोड़ दिया गया है। कोरोना एक वायरस है और जो कि मतलब छुआ-छूत और ये सारी चीज़ों से फैल रहा है। तो मेन मोटिव उसका वही था कि लोगों के बीच में ये जागरूकता फैले, कोरोना को लेकर के जिस तरह की अफ़वाहें हैं, वो कम हों। तो वो मैंने शुरू किया, तो वो गाना भी थोड़ा-सा, बहुत तो हिट नहीं लेकिन वायरल हो रहा था वो गाना। तो हमारे कोई लोकल पत्रकार ईटीवी के हैं या फिर कोई और भी मीडिया के लोग 1-2 आए। जिस रात मैंने ये डिसाइड किया था कि इस घर में तो मुझे रहना ही नहीं है, उसी के सुबह मीडिया वाले लोग आ गए, क्योंकि वो गाना भी जो है वायरल हो रहा था। तो मुझे लगा, मुझे एक उम्मीद जगी, एक आस जगी, मुझे लगा कि नहीं यार चीज़ें तो ठीक हो रही हैं, चलो ठीक है रुक जाती हूँ। ऐसा भी कौन-सा दिल्ली में नौकरी रखा हुआ है, थोड़ा-सा एक लालच भी हो गया। तो इधर 2-4 इंटरव्यूज़ वगैरह होने लगे, तो घर परिवार वाले लोगों को भी लगा कि कुछ काम तो ये ठीक कर रही है, इतना भी ये गड़बड़ नहीं कर रही है, नहीं तो मीडिया वाले लोग आकर के क्यों इसका इंटरव्यू लेते। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें फिर एकदम से स्मूथ हो गईं। एक दिन की बात थी, मीडिया वाले लोग चले गए, फिर वही ढर्रा, फिर वही गाना गाना का। अब एक और बात थी कि मैं काम-धाम नहीं करती थी, या फिर मैं थोड़ी उदंड तो थी ही, काम-धाम नहीं करना है,
करना अपने मन की ही है, मम्मी लोग जो कह दें वो नहीं करना। अच्छा, मम्मी अपने मन की करा सकती थी मेरे से, ये भी है, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो जिस चीज़ को कह दें कि तुम नहीं कर सकती हो, वही चीज़ करने में मैं ज़्यादा माहिर थी, कि तुमने कहा कैसे कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें शुरू हुई। तो एक बार तो मेरे पापा ने डरा ही दिया था कि तुम्हें गाना-वाना नहीं गाना है इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो डराया उन्होंने कैसे था? अच्छा, मैंने एक दिन डिसाइड किया, क्योंकि घर में तो पाबंदी थी कि तुम्हें गाना नहीं गाना है, तो ज़ोर से चिल्लाऊँगी तो आवाज़ तो पता चल ही जाएगी कि तुम गाना गा रही हो। तो मैंने डिसाइड किया मंदिर पे मैं जाके गाना गाऊँगी। गाँव में ही अपना मंदिर है 100 मीटर की दूरी पे। तो कई सारे वीडियोज़ हैं जो आप लोगों को शायद दिखता होगा पीछे में, अलग मंदिर टाइप की बैकग्राउंड। तो वो मंदिर से मैंने रिकॉर्ड किया है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही, मतलब उसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही खराब, HONOR के फ़ोन से मैंने रिकॉर्डिंग किया था। वही नहीं, जब मेरे पास फ़ोन, वो भी टूटा हुआ भी फ़ोन नहीं था, उस टाइम साधु चाचा के फ़ोन से, मेरी कज़न लगती है 1-2, उनके फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर लेती थी। ये एकदम सच्चाई है। लोग यहाँ पे आके कह देते हैं, अरे इसके पास तो बड़का फ़ोन होगा, हई होगा, वो होगा। नहीं था भाई, शुरुआत यहीं से किया था। शुरुआत भैया के त्यागे हुए फ़ोन से मैंने किया था। आज भले ही वो अलग बात है कि फिर मैंने भैया को आईफ़ोन गिफ्ट किया, वो अलग बात है। अभी तब मेरे को लगता है, देख भैया मैं काम ठीक कर रही हूँ। तो पापा की मैं बात बता रही थी। पापा ने मुझे ऐसे डरा दिया कि नवरात्रि के महीने में दोपहर में मंदिर-वंदिर मत जाया करो। मैंने कहा काहे? तो भूत घूमता है। मैंने कहा अच्छा, आपको लगता है मैं विश्वास कर लूँगी कि भूत घूमता है? अगर रात की बात करते तो 1 मिनट के लिए मैं डर भी जाती। दिन में भूत घूमता है, ये तो विश्वास करने लायक बात है, मैं भूत को देख लूँगी। तो पापा ने मुझे ऐसे करके डराया था, और मुझे पकड़ भी लिया था रंगे हाथों मंदिर में गाना गाते हुए, और वो प्रॉपर छड़ी लेके गए थे, और ये बात 2020 की है। तब मैं मुझे लगता है मैं छोटी नहीं थी, आज मैं 25 साल की, तब भी मैं वही 23-24 साल की मैं थी ही। 23 साल की लड़की हूँ मैं, होता है ना कि बड़ी लड़की है, और डंडा लेके पहुँच गए थे। तुमको मैंने मना किया था, तुम क्यों आ गई? मैंने कहा पापा तुम मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरा एक मतलब था, मार लो, गरिया लो, मेरा गाना अपलोड हो जाना चाहिए, बात खत्म। ये एक एकदम सिंपल सा था, ठीक है आपको डाँटना है, डाँट लीजिए, मार लीजिए, गाना अपलोड हो गया है ना, रिस्पॉन्स ठीक कर रहा है ना, बस वही से मेरे को मतलब है। तो ये चीज़ें भी कई बार होती रही। अच्छा, ये चीज़ें चल रही थी, तब तक मेरे 1-2 दोस्तों ने ऐसे इस तरह के सलाह देना शुरू कर दिया कि यार तुमको करना ही है तो भोजपुरी क्यों कर रही हो? हिंदी तो तुम अच्छा बोल लेती हो, हिंदी में करो, भोजपुरी का कोई करियर नहीं है। मैंने कहा देखो, काम तो हम भोजपुरी में ही करेंगे, क्योंकि वर्तमान में पूरे देश भर में जो भोजपुरी की छवि है, इतनी गंदी है कि लोग भोजपुरी के नाम पे सिर्फ उनको लगता है कि चोलिया के हुक राजा जी होता है। मुझे परधनवा के रहर और चोलिया के हुक से भोजपुरी को निकालना है, और मुझे ये बताना है कि हमारी भोजपुरी कितनी समृद्ध है। तो मैंने उस पे काम करने की सोचा, और मैंने आज तक, मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे नहीं पता, बहुत जो छोटी-सी भी मेरी पहचान है, वो भोजपुरी में साफ-सुथरे गीत गा कर के है, और सामाजिक गीत गा कर के। जिनको ये लगता होगा कि भोजपुरी में अश्लील गीत नहीं गाएँगे तो हम हिट ही नहीं हो पाएँगे, लोग हमें पहचान ही नहीं पाएँगे। तो मैं उनको बता दूँ कि मैं सामाजिक मुद्दों के गीत गाती हूँ, मैं बेरोज़गारी के गीत गाती हूँ, महँगाई के गीत गाती हूँ, महिला सुरक्षा के गीत गाती हूँ, मैं इन मुद्दों पे गीत गाती हूँ। तो ये चीज़ें रही हैं। तो मैंने उनकी बातों को ख़ारिज किया कि नहीं, मैं गाऊँगी तो भोजपुरी में ही। मुझे अपनी माटी को, अपनी भोजपुरी को, अपनी भाषा को देश तक बताना है कि हमारी जो भोजपुरी है वो कितनी प्रभावी है, कितनी समृद्ध है। तो इस तरह से मैंने शुरुआत की। अच्छा, ये चीज़ें हो रही थी, ठीक हो रही थी। 1-2 और भी इंटरव्यूज़ लेने वाले मेरे लोग आ रहे थे, मीडिया के लोग। तो घर में मैं थोड़ा-सा माहौल बनाती रहती थी कि देखो ऐसा नहीं होता है, अरे-गहरे नत्थू-खैरे का इंटरव्यू थोड़ी होता है। मम्मी समझो, मुझ में कुछ बात है, तब लोग आ रहे हैं मेरा इंटरव्यू लेने। लेकिन मेरी मम्मी बहुत, पता नहीं, या शायद बहुत दकियानुसी सोच की थी। 1 मिनट के लिए तो पिघलती थी, दूसरे मिनट में फिर से वो, हाँ, ऐसा नहीं है, फलाने फ़ोन किए थे कि फेसबुक पे तुमको गाली दिया जा रहा है। मामा तो फ़ोन किए थे कि बहुत बढ़-बढ़ के बोल रही है फेसबुक पे। मैंने कहा यार इन लोगों से कैसे मुक्ति पाना है, पर कभी भी मुक्त नहीं हो पाई हूँ। कोई भी रिश्तेदारों की गालियों से मुक्त कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन अपना काम आप लोगों को करते रहना है, हमने भी वही किया। अच्छा, बिहार के जिस सामंती समाज से आती हूँ मैं, वहाँ पे बहनों का या फिर बेटियों का किसी लड़के से प्रेम हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। आए दिन बिहार में ऑनर किलिंग जैसी समस्याएँ आती रहती हैं। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। कहते हुए बड़ा दुःख लगता है, और मुझे भी कभी-कभी मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि जो मैं देश के बड़े-बड़े मुद्दों की बात मैं कर रही हूँ, और मैं अपने ही घर में क्यों हार जा रही हूँ, जब अपनी बात आ रही है तो। लेकिन वो आदमी कहता है ना कि अपने ही लोगों से आदमी हारता है। मैं बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रही हूँ, बहुत मुद्दों के गीत गा रही हूँ, सब सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जब अपनी बारी आ रही तो पता नहीं क्यों मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, मैं हार जा रही थी, बस रो पाती थी। तो हिमांशु नाम का एक लड़का मेरे जीवन में आया,
बात भी होने लगा, वही पहला प्रेम टंकी के पीछे छुप के बतियाने वाला। तो भाई भैया मम्मी ने एक दिन पकड़ लिया कि कौना लड़का से बतियावत हौ, बिगड़त जातड़ू, यही से कहत रही कि लड़की के फोन ना देवे के चाहिए। तो अब फोन खैर दिया नहीं गया था, वो फोन तो मैंने ले लिया था, उसमें लॉगिन वगैरह अपना कर लिया था। तो जिस दिन पता चला कि मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, तो भाई साहब ने वो जो टूटा हुआ फोन था उसको भी पटक के तोड़ा। एक बार नहीं, मुझे याद है 3 बार है, यही इसी फोन से बतियावेलू ना, ये फोन तोड़ देव हम। मैंने कहा ठीक है, फोन तोड़ दिया गया। अच्छा, मैं जितना थोड़ा हंस के बता रही हूँ, ये इतना आसान नहीं था, ये बहुत मेरे लिए, मैं रोती थी खड़े होकर के, मैं कांपती थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन एक चीज जो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था कि मार खाऊं, जुत्ता खाऊं, घर में जो भी हो, मेरा गाना अपलोड होते रहना चाहिए, वो था मेरा। फिर मैंने क्या किया, ऐसे सुबह में ये माहौल चला, फिर दोपहर तक सब अपना खा खा के कमरे में चले गए और मैं उस टूटे हुए फोन को जोड़ रही थी किसी भी तरह से करके। आज एक गीत गाना है। अच्छा, मैं खूब रोई थी, खूब आंखें वगैरह मेरी सूज गई थी। तो हमेशा मैंने आपदा में अवसर ही ढूंढा। मैंने कहा अच्छा, चेहरा तो देख के लग रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, रोई हूँ, क्यों ना मैं दुख के गीत गा दूं। तो ये एकदम सच बात है, पता नहीं यकीन करेंगे कि नहीं आप लोग। मैंने एक गीत गाया, काहे तिरंगा में लिपटल अइल घरवा ए बलम जी। अच्छा, उस गीत को लेकर के आज भी लोग कंफ्यूज रहते हैं और कहते हैं कि वो किसी सैनिक की विधवा ने गीत गाया है रो रो करके, जबकि ऐसा नहीं है, वो मैं ही थी। कई लोगों ने मुझे सेंड भी किया कि हाँ, कश्मीर में एक सैनिक मारा गया, उसकी विधवा ने गीत। मैंने, विधवा नहीं है, मैं गीत गा रही हूँ, क्योंकि मैं बड़ा रोई हुई थी उस दिन, बड़ा माहौल ही पूरा अलग चेहरे का लग रहा था। गीत लिखने का भाव भी बदल जाता है, क्योंकि मुझे वो फील आ रहा था कि हिमांशु छूट जाएगा शायद, तो मैं फील तो वैसा ही कुछ कर रही थी। निब्बा निब्बी टाइप लग रहा है क्या थोड़ा? तो पता नहीं, जो भी हो, पर ये था, मैं बहुत प्रेम करती थी उसको। मुझे लगा कि भैया ने अब फोन तोड़ दिया, जान गया, पता नहीं मुझे मार ही देगा तो क्या होगा, कहीं हिमांशु छूट ना जाए। तो मुझे वो दुख हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो फिर खैर मैंने फोन को ऐसे जोड़ वोड़ करके कमरे के अंदर बैठ करके रोते हुए शक्ल से वो गीत गाया, अपलोड किया, और मेरा उस दिन का हो गया कि चलो मार खा लिए हैं, सब हो गया, गीत अपलोड हो गया ना। फिर मन में एक तसल्ली रहती थी। अच्छा, नीचे मार खा करके ऊपर में जाकर के हम फोटो खींच करके फेसबुक पे अपलोड करते थे। मेरी मम्मी को लगता था इस लड़की को कंट्रोल कैसे किया जाए। मम्मी को तो ये लगता था कि मार खा गई है तो अब रोएगी। अच्छा, मैं इतनी चतुर थी कि नीचे में रो रही हूँ, गा रही हूँ, 2 घंटे 1 घंटे बाद मैं अपने आप को बताती थी कि ठीक है, चीजें ठीक है, होता है, बिहार की लड़की हूं ना, इस गांव की लड़की हूं ना, प्रेम व्रेम कर रही हूं ना, इतना आसान नहीं है मेरे लिए, लेकिन करना पड़ेगा। 2 थप्पड़ खा लिए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, ऊपर चलते हैं, छत पे जाके फोटो खिंचा के सेल्फी वेल्फी अपलोड कर रहे हैं। मम्मी को लगता था, मम्मी को, भैया को, इस लड़की को कंट्रोल कैसे किया जाए। मैंने कहा यही तो तुम्हारी गलती है, तुमने हमको चैलेंज कर दिया है कि तुम हमको दुखी रखोगे, और मुझे ये नहीं रहना है। तो ये सारी चीजें मैंने किया। अच्छा, एक बिहार में काबा और यूपी में काबा की मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरी आज छोटी सी पहचान है। उसी टाइम पे बिहार विधानसभा चुनाव था 2020 का। उस टाइम पे वो गाना ज्यादा वायरल हुआ था, जिसकी वजह से पूरे बिहार भर के लोग तो कम से कम ये जानने लगे थे कि एक लड़की है जो विधानसभा चुनाव में गीत गाई है जो बड़ा वायरल हो रहा है। वो था बिहार में काबा। अच्छा, उसमें भी बहुत कई तरह के आरोप लगे कि आरजेडी की एजेंट है, इस पार्टी की एजेंट है। तो मैंने उन सब की बातों को मतलब तर्क के साथ खारिज करते हुए कहा कि मैं जनता के पक्ष रखती हूँ, मैं किसी आरटी पार्टी के लिए गीत नहीं गाती हूँ। ये चीजें रही। इसके बाद फिर यूपी में इलेक्शन आया, मैंने गाया यूपी में काबा, तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। जिनको विरोध करना था उन्होंने विरोध भी किया, कई लोगों ने ट्रोल किया। अच्छा, ट्रोल करने वालों को लगा कि ये मुझे डिमोरलाइज कर देंगे, ये मुझे गिरा देंगे, पर उनको नहीं पता है कि ये जो मेरा विद्रोही स्वभाव था वो उनके लिए भी वही लागू हो रहा था, कि अगर आपको लगता है कि आप मुझे ट्रोल करके डिमोरलाइज कर देंगे तो मैं आपको बता दूं वो मैं नहीं करने वाली हूँ। और वो सारी चीजें। अच्छा, यूपी में काबा के टाइम जब मुझे ट्रोल किया गया तो मैं थोड़ी सी कमजोर हुई। मुझे लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, यू टर्न ले लेते हैं, क्यों लोग इतना गाली दे रहे हैं, अरे मुद्दे की तो बात कर रहे हैं। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे थोड़ी नई नई थी, चीज़ों को समझ रही थी, फिर बाद में मुझे समझ में आया कि कैसे ये काम कर रहा है। तो फिर वही सारी नेगेटिव जो कमेंट्स थे वो मेरी मजबूती बन गए। फिर वो लगने लगा कि नहीं, ये लोग फर्जी लोग हैं, ऐसे आकर के कमेंट्स करते हैं, मैं जो कर रही हूँ वो मुझे पता है और मुझे कॉन्फिडेंट रहना होगा। जब वहां से लेकर के यहाँ तक आई हूँ तो यहाँ से यूटर्न लेना बहुत सही नहीं है कि बस ट्रोल कर रहे हैं लोग तो मैं घबरा जाऊं, ये क्या बात होती है। तो अब मैं घबराती नहीं हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपने काम को लेकर के। मैं सामाजिक मुद्दों के गीत गाती हूँ। मेरा एक आंदोलन है, भोजपुरी बचाओ आंदोलन, जिसके तहत मैं
भोजपुरी में नए और स्वच्छ गीत लिख रही हूँ ताकि मेरी भोजपुरी समृद्ध हो सके और पुराने पारंपरिक लोक गीतों को अपने दादी नानियों के पास बैठ करके कि नानी बताओ, दादी बताओ, तोहरा जमाना में समधी के कौन गारी गावल जात रहे, मड़वा में कौन गीत गावल जात रहे। तो मैं भोजपुरी को संरक्षित करने का भी काम कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं नीचे में मार खाती थी, छत पे जाकर के फोटो खिंचाती थी। ये इतना आसान भी नहीं था कि जितना मैं बता रही हूँ कि बस नीचे में मार खाई, आंसू पोंछ लिया, जाके फोटो खींच रही हूँ। वो कई सारी चीजें मेरे अंदर चलती रहती थी कि अगर आज मैं हार गई, आज मैं रोते रोते बस रोते ही रह गई घर के कमरे के अंदर बैठ करके, तो कल को वो मैं नहीं कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहती हूँ कि इस तरह की चैलेंज आती है, सबकी लाइफ में आती है। बस वही एक पॉइंट होता है जहां पे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है कि यही वो टाइम है जहां पे हमें यू टर्न नहीं लेना है, हमें रोना गाना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, ऊपर जाके सेल्फी खींचना है। ये वाला अगर भाव आ जाए तो आप जिंदगी में एक ना एक दिन सफल जरूर होइएगा। मुझे नहीं पता बहुत बड़ा लेवल, बहुत बड़ा हासिल करिएगा या नहीं, लेकिन तजुर्बा तो जरूर सीख जाइएगा कि नहीं ऐसे ऐसे काम करती हैं चीजें और ऐसे हमें अपने आप को प्रूव करना है। तो वो एक पॉइंट है जहां पे सारे लोग आपके खिलाफ हो जाएं, सारे लोग आपके खिलाफ नेगेटिव बोलने लग जाएं, तो वो एक ऐसा टाइम होता है जहां पे आपको कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है कि नहीं, अभी ये टाइम है अपने आप को साबित कर दिखाने का। ये टॉक देखकर हमने एक कदम बढ़ाया है फाइनेंशियल आजादी की ओर। इसी तरह अब कदम बढ़ाते हैं बहुत सारी सेविंग्स की ओर और पाते हैं कैशबैक अपने हर ऑनलाइन ऑर्डर पे। आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, नाइका जैसी वेबसाइट पर तो खर्चा करते ही होंगे। कैश करो ऐप पे आपको इन सभी वेबसाइट पर और अन्य 1500 ब्रांड्स पर 50% तक का कैशबैक मिलता है। हमें बस कैश करो ऐप पे जाना है, वहां से फ्लिपकार्ट या अन्य कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करना है। हमें हर बार की तरह ही शॉपिंग करनी है, लेकिन इस बार मिलेगा कैशबैक। ये कैशबैक आपके हर शॉपिंग पे मिलेगा और वो कैशबैक होगा सभी ऑफर्स, डिस्काउंट, सेल्स या स्पेशल ऑफर्स के डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये सारा कैशबैक आपके कैश करो वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो कंफर्मेशन पे आप बहुत आसानी से अपने अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड या बैंक अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आदत डाल लो, पहले कैश करो पे आओ, यहाँ से किसी भी साइट पर जाओ और अनलिमिटेड सेविंग्स पाओ। तो कैश करो, ऐश करो। क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड कैश करो ऐप नाउ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।